सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और रज्जो मौसी का नमस्कार। रज्जो मौसी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत भाई। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपसे कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना, कहाँ थे आप? बहुत बहुत शुक्रिया मन्नो बहुरिया भाई, मैं यहीं थी लेकिन थोड़ा पर्यटन का शौक फरमाती हूँ, घूमने फिरने का बड़ा शौक है। अरे वाह। तो बस निकल जाती हूँ भ्रमण पे, फिर याद पर आता है कि भाई कुछ काम भी कर लूं, कुछ नाम भी कर लूं। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए आए। अरे वाह, मुझे मिस किया क्या? अरे बहुत याद किया आपको मौसी। और जैसे आपने बोला घूमने फिरने का शौक, तो भाई आज हमारे जो कहना चाहिए विषय भी है, उसमें भी आज जुड़ा है पर्यटन। बिल्कुल। तो पर्यटन में हम आज घूमने चलेंगे बड़ोदरा। बिल्कुल, बड़ौदा चलेंगे घूमने के लिए, जिसको वडोदरा भी कहते हैं। हाँ। और उसके बाद देखो ना, आजकल जो बातचीत का अंदाज है बच्चों का, तुमने भी महसूस किया होगा, देखा होगा अपने आसपास पड़ोस या फिर परिवार में, वो बड़ा बदल गया है ना? बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। के साथ का जो एक जो बातचीत होती है उनसे, जो उसमें जो फर्क आया है, आज हम उस पे भी जिक्र करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जिक्र करेंगे। और ये भी कि भाई बड़ों के सामने जो है उचित शब्दों का प्रयोग कैसे करें, ये बिल्कुल जानेंगे। और आप सभी श्रोताओं से भी कहेंगे कि आप भी इस विषय पर अपनी टिप्पणी लिखकर भेजें हमें। और साथ ही बुआ, बात साफ सफाई की। बुआ नहीं, मैं रज्जो मौसी, मुझे पता है। जैसा कि तुमने कहा कि भाई रज्जो मौसी कहाँ थी आप, तो जाहिर बात है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब मैं नजर के सामने नहीं हूँ, तो फिर हो ही जाता है ऐसा। हाँ बुआ बाबू, ये है ना कि इतने दिनों बाद मिलेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो वो बात ये है कि बुआ जी को याद कर रहे हैं, और बुआ जी कहीं हमें सुन रही होंगी तो वो भी खुश होंगी कि भाई मैं हूँ उनके जहनों में। बिल्कुल, वो तो है ही। और जैसे कि साफ सफाई की बात की बुआ जी, तो मौसी जी, तो बात है कि बच्चों के खिलौने कैसे रखेंगे साफ। तो ये बहुत ही अहम विषय है जिस पे हम आज बातचीत करेंगे, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन का डर बहुत होता है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम जो होती है वो बहुत ठीक नहीं होती। तो अगर हम खिलौने साफ नहीं रखेंगे तो वो बहुत जल्द बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है ही। क्या और फिर वो दिन याद करेंगे, वो दिन याद करेंगे। ये बड़ा अच्छा सा विषय आज तुमने चुना है बहुरिया, क्योंकि हम सब उन दिनों को याद करते हैं, और वो दिन जो होते हैं ना, बड़े खास भी होते हैं। हाँ। तो शुरुआत गीत से ही करोगी ना? गीत से पहले एक बार बड़ोदरा के बारे में बात कर लें कि चलो, मैं तैयार हूँ, मैं तो वहां गई हूँ, मुझे पता है, जैसा मैंने कहा मुझे भ्रमण का बड़ा शौक है। तो भाई हम अपने सखी सहेलियों को बताएं कि भारत के गुजरात राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर है वडोदरा, जिसे बड़ौदा भी कहा जाता है, और इस शहर का नाम बरगद के वृक्ष पर पड़ा है। अगर हम इस शहर के इतिहास को देखें तो 812 ईस्वी के राजपत्र में इसे वाजपद्रक बताया गया था, है ना बहुरिया? बिल्कुल। और डोंडिया वंश के राजा चेरन के नाम पर इसे पंडावती के नाम से भी जाना जाता था, और समय समय पर इस शहर के नए नामकरण होते रहे, जैसे कि बारावती, वातपत्रक, बड़ौदा, और 1971 से इस शहर का वडोदरा नाम दिया गया। बिल्कुल सही। और मौसी, विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित बड़ोदरा शहर भारत के सबसे बड़े महानगरीय शहरों में 18वें स्थान पर है। वैसे तो इस शहर का इतिहास काफ़ी पुराना है। चालुक्य वंश के ने राज किया इस क्षेत्र में, उसके बाद सोलंकी राजपूतों ने कब्जा कर लिया था, और इसके बाद बड़ोदरा शहर में दिल्ली के सुल्तानों ने भी लंबे समय तक शासन किया। मुगलों के शासन के बाद मराठा शासक इस क्षेत्र में अपना अधिकार उन्होंने कर लिया था, और इसके बाद ये मराठा वंश गायकवाड़ की राजधानी बन गया। बहुरिया, एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी बहुत कुछ बताना है उनको बड़ौदा या वडोदरा के बारे में। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय, रंग
रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 रास रचील्यो साज सजील्यो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी क्या बात है। इस गीत के साथ ही मौसी जी ऐसा लग रहा है ना कि हम गुजरात घूम के आ गए बड़ोदरा। बिल्कुल वैसा ही गीत आपने सुन के लगाया था भाई। सर सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय इस वंश के सक्षम और लोकप्रिय शासक थे। उन्होंने इस क्षेत्र में कई सरकारी और नौकरशाही सुधार किए। 19वीं और 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया, जिसके बाद शहर का शहरी रूप सामने आया। और बिटिया इस दौरान वडोदरा शहर में कई बड़े बड़े निर्माण हुए। विशाल लक्ष्मी विला पैलेस, मांडवी टावर, बड़ौदा कॉलेज और कला भवन, पार्क और फाटक, न्याय और अन्य मंदिर। और मौसी जी, बड़ोदरा शहर इतिहास, कलाकृति और व्यवसाय में गुजरात का प्रमुख शहर है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, संग्रहालय और पर्यटक स्थल हैं। तो एक पर्यटक स्थल है, वो है मकरपुरा पैलेस, जो कि साल 1870 में बनाया गया था। और ये जो पैलेस है उसके शाही परिवारों के लिए ये जो ग्रीष्मकालीन महल हुआ करता था। आज ये पैलेस भारत के वायुसेना के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल के रूप में कार्य करता है और इस पैलेस को इटालियन कलाकृतियों की मदद से बनाया गया है। क्या बात है।
और वहाँ वडोदरा संग्रहालय और पिक्चर गैलरी भी है। ये संग्रहालय गुजरात राज्य के ऐतिहासिक अतीत को बयां करता है। इस संग्रहालय को गायकवाड़ तृतीय द्वारा 1894 में बनाया गया था। यहाँ प्राकृतिक, पुरातत्व, भूविज्ञान और इतिहास से संबंधित कलाकृतियों का एक समग्र संग्रह है। बहुत ही समृद्ध है ये संग्रह। और जहाँ यहाँ तक कि चंपानेर में बनने वाली मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, श्यामला जी की मूर्तियां हैं, कांच से मूर्तियां संग्रहित बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर इतिहास से आप रुचि रखते हैं इतिहास में तो इन जगहों पे जरूर आप जाएं। और वैसे लक्ष्मी विलास पैलेस है यहाँ पर देखने लायक, और इस पैलेस को 1890 में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा निर्मित किया गया था। पैलेस को लाल पत्थर और नीले रंग के जाल पत्थर से निर्मित किया गया। 700 एकड़ के क्षेत्र में निर्मित ये विलास जो पैलेस है लंदन में बकिंगम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा है। इस पैलेस को बनाने में लगभग 12 साल लगे थे और इस पैलेस को इंडो सेरेमिक स्थापत्य शैली द्वारा बनाया गया जो काफी सुंदर है। बिल्कुल। और वहाँ एक अरबिंदो आश्रम भी है, देखा है तुमने उसे? कभी गई हो गुजरात? नहीं बुआ जी, नहीं गुजरात जाने का मौका तो अभी नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से बातें हो रही है ना मौसी जी, देखिए बार बार बुआ जी आ रहा है। कोई बात नहीं। तो अरबिंदो आश्रम के बारे में भी हम बता दें कि भाई बड़ौदा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से अरविंद आश्रम भी एक है, जहां पर ध्यान और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले पर्यटक जा सकते हैं। 1894 से 1906 के बीच यहाँ पर औरबिंदो घोष रहा करते थे और आश्रम के अंदर 23 कमरे हैं, जिसमें पुस्तकालय, एक अध्ययन का भी है और एक एम्पोरियम है। यहाँ पर औरबिंदो घोष द्वारा लिखित कई दुर्लभ पुस्तकों का अवशेष भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या बात है। और इसी तरह सयाजी गार्डन है। सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा 1879 में विश्वामित्री नदी के किनारे इस गार्डन को स्थापित किया गया था, जो कि 45 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां 99 से भी अधिक प्रजाति के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। क्या बात है। और वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत झरना है, हथनी झरना। भाई बड़ौदा में पावागढ़ शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह झरना लगभग 18-19 मीटर की लंबाई वाला है और इस झरने को यहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय ने खोजा था। और ये झरना जिस चट्टान से निकलते हुए बहती है ना, वो चट्टान बिल्कुल हाथी के बच्चे की तरह दिखता है, शायद इसीलिए इसका नाम ये रखा गया। और हथनी माता यहाँ के आदिवासियों की पूजनीय देवी है, इसलिए इस झरने का नाम हथनी झरना पड़ा। क्या बात है। कुछ खानपान की बात बता रही हो? बिल्कुल बुआ जी, और गुजरात गए और आपने दाबेली और फाफड़ा जलेबी ना खाया तो क्या खाया? कि आप गुजरात में ही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई इस शहर की तो खासियत है ही ये व्यंजन, और यहाँ दाबेली पोहे का स्वाद भी अलग और स्वादिष्ट होता है। यहाँ अलग तरीके से पोहा बनाया जाता है। वैसे बुआ जी पोहा तो हर मतलब कहना चाहिए जैसे महाराष्ट्र में भी बनता है, छत्तीसगढ़ में भी बनता है, अलग अलग राज्यों में बनता है, लेकिन हर राज्यों में अपनी खासियत होती है ना, उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ भी कहते हैं ना कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सुबह पोहे और चाय से अपनी शुरुआत करते हैं दिन की। और बताओ। और ढोकला ढोकले का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे लोकप्रिय कहना चाहिए डिश है। और इसी तरह फाफड़ा जलेबी तो बोला ही गया कि प्रमुख व्यंजन है। अब वैसे तो बुआ जी मौसी जी इस मौसम में बुआ जी को बहुत हिचकी आ रही होगी, मैं बता देती हूं, बहुत परेशान होगी, सोच रही होंगी कि आज मुझे कौन इतना याद कर रहा है। मौसी जी इसीलिए कहते हैं कि मिलते रहा करो, दिखते रहा करो। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मौसम में बड़ोदरा, मतलब हर मौसम में वैसे बड़ोदरा घूमा जा सकता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच का जो मौसम है ना वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ की जो नवरात्रि है वो देश भर में प्रसिद्ध है। और अक्टूबर नवंबर के दौरान जो बड़ोदरा में नवरात्रि के जो उत्सव होते हैं उसमें आप शामिल हो सकते हैं।
ये मौका आप छोड़िए मत। बिल्कुल, डांडिया होता है वहां पर, गरबा होता है, गरबा होता है। तुमने थेपला का जिक्र नहीं किया, मुझे इसलिए याद है कि आज लंच में मुझे मिला थेपला। क्या बात, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा अच्छा थेपला कहाँ मिला आपको? नहीं, यहाँ पे है और अभी मिला है खाने को। तो मैंने भी उसे चखा, बहुत मजा आया। मुझे थेपला बहुत पसंद है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप सफर पे अगर हैं तो उसे आप रख ले सकते हैं और 4-5 दिन 3-4 दिन तो खराब ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस तरह से खाते पीते रहिए और इस गीत का आनंद लेते हैं और दशहरे के वक्त तो जरूर जाएं।
तारो के ढोली तारो के ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल छोरा है नटखट बोले है पटपट छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल बाजे वाकई इस गीत ने तो ऊर्जा भर दी और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं भरी बिटिया, ये बिल्कुल माहौल बना दिया तुमने। मेरा तो जी कर रहा था यहीं शुरू हो जाऊं, लेकिन देखो ना त्योहारों का मौसम भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, और बिल्कुल है ना जी। तो अब जो हम कहने वाले थे कि भाई बड़ों के सामने उचित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वैसे सच पूछो तो अनुजों के सामने भी सही शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो बड़ों से ही सीखते हैं। बिल्कुल मौसी जी, और ऐसी ही बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी कही हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हम भले ही पद से ऊंचे हों, लेकिन अपने से बड़ी उम्र वालों के लिए संबोधन में उचित मतलब मानदेय शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम उम्र से बड़े हैं, अगर हम अपना ऊपरी अधिकारी उम्र से हमसे छोटा हो लेकिन पद से वो बड़ा हो, तो उसे सम्मान पूर्वक संबोधित करना चाहिए। तो ऐसी बातें वो कह रहे हैं कि आपने जैसे कहा ना कि अपने छोटे हमसे सीखते हैं, तो बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। क्या बात है। और एक हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं कि हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि मीठा बोलो और सोच समझ कर बोलो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जब भी बड़ों से बात करो सोच समझ कर करो, जिससे उनके दिल पे बात ना लगे। लेकिन इसके बावजूद बच्चे जो आता है मुख में बोल देते हैं, ये उनके आसपास के माहौल का असर होता है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। या कोई बड़ा जैसे बोलता है बच्चे सीख लेते हैं। इसीलिए हमेशा बच्चों के सामने ऐसी बात करें कि बच्चा वही बात सुन के बड़ा देखे, ना छोटा बोल दे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और वैसे ही एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि उचित शब्दों का प्रयोग वो भी बड़ों के सामने, दरअसल ये आपके विचार और व्यवहार को प्रदर्शित करता है। फिर शब्द तो बाण की तरह होते हैं, कहा गया है ना, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। अब कब कहाँ और कैसे इससे किस प्रकार के से सामने वाले को घाव लग जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए शब्दों का प्रयोग तो हमेशा ही बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। फिर बड़ों के सामने तो इसका प्रयोग और भी सावधानी से ही करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही लिखा है इन्होंने। और आजकल बहुतेरे बच्चे अपने से बड़ों का कोई सम्मान नहीं करते। उनके नज़र में बड़े लोग एक भार के समान लगते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है जैसे बड़े कभी बच्चे थे ही नहीं। बच्चे हम लोग भी थे, लेकिन मजाल नहीं कि हम लोग अपने बड़ों से अनुचित बात कर लें। जिहा ही काम नहीं करता। और वैसा संस्कार भी है कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, लेकिन आजकल हम लोगों के बच्चे ही उसका अनुरूप नहीं करते। लाख समझाने के बाद भी बच्चे नहीं मानते। ये बड़ी शिकायत आज के इस जनरेशन को लेकर है मनु बिटिया। हमें लगता है हम बिल्कुल बात बहुत हद तक सही भी है। हम अपने आसपास जब देखते हैं बच्चों को बातचीत करते हुए, देखो एक कहावत है ना कि हम अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह, जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम दोस्त की तरह हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि दोस्त के साथ बच्चे हर तरह का व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है, मैं जब व्यक्तिगत तौर पे ये बात सोचती हूँ, मुझे किसी ने कहा था तो कहते आर यू लाइक अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड, तो मैं कहती थी आई एम अ फ्रेंडली मॉम, आई एम नॉट देयर फ्रेंड। मैं उनकी दोस्त नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों की तरह हूँ। भाई मुझे मेरी मर्यादा चाहिए, एक जो सीमा होती है उसको न लांघो। मैं आपकी बात सुन लूँ, मैं अपनी बात कह दूँ, लेकिन उसमें उजड़ कहो या बहुत ज्यादा मतलब
सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। सम्मान देना बिल्कुल जरूरी है। और बुआ जी यही है ना कि बच्चों को अगर हम बचपन से ही ये चीजें सिखाएंगे कि भाई ऐसे अपशब्द जो है ये बड़ों के सामने क्या किसी के सामने ना बोलो, आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं, स्कूल में आपको कैसा माहौल मिलता है, वो आप वहीं पर सुनिए और एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि ये शिक्षा आपको घर में दी जाती है। हाँ, सही गलत आपको बताया जाता है, तो आपका विवेक भी काम करे, ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मौसी जी। और ऐसे ही एक श्रोता है, उन्होंने कहा है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा बदल गई है, पर वे सीखते तो हम ही से हैं। अपने 4 वर्षीय पोते को कुछ बोल रही थी, वो सुन नहीं रहा था, तो मेरी आवाज कुछ तेज हो गई, तो उसने बड़े ही शांत स्वर में बोला, दादी नो शाउटिंग। मैं चुप हो गई। फिर मैंने कहा सॉरी। अब वो जब भी किसी बात पर चिल्लाता है तो मैं उसी की बात दोहराती हूँ, तब वो शांत हो जाता है, सॉरी बोलता है। तो भाई ये इस तरह की चीजें तो है ही कि बात यही है कि बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों से ही सीखते हैं। बिल्कुल। तो जब उनके सामने आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक और संदेश है बिटिया, 70-50 साल पहले संयुक्त परिवार की परंपरा थी, लिहाजा घर में माता पिता के अलावा दादी दादा ताऊ ताई चाचा चाची बुआ कई रिश्ते एक साथ रहते थे। उसके हिसाब से सबसे बात करने का एक सलीका होता था। बड़े को देखकर बच्चे भी बड़े बूढ़ों से बात करने का सलीका था। अगर कोई गलत तरीके से बात करता था तो टोक दिया जाता था। सब एक दूसरे का सहारा रहते थे। पर अब एकल परिवार के चलते लोगों की बातचीत में बहुत फर्क आया है। आजकल पढ़ लिख लेने के कारण अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। दादा दादी नाना नानी को कुछ समझते ही नहीं है, जबकि वे ज्ञान के खान होते हैं। बड़े बुजुर्गों से बहुत प्यार दुलार से बात करनी चाहिए। उन्हीं की बदौलत आज बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। अब इस उम्र में कोई बात करने वाला, ख्याल रखने वाला, उनकी जरूरत को पूरा करने वाला होना चाहिए। पूरा आदर सम्मान मिलना चाहिए। ये माना कि आजकल काम करने का तौर तरीका बदल गया है, टाइम नहीं मिलता है, पर उनके लिए टाइम निकालें, बैठकर हालचाल पूछें और उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, उनका सहारा बने। उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। क्या बहुत ही सुंदर संदेश था ये। बहुत ही सुंदर संदेश था और मुझे लगता है कि हर किसी को इस तरह से अपना व्यवहार जो है बड़ों के साथ रखना चाहिए। और मौसी जी और भी चीजें हैं, और भी बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने अपनी बातें कही हैं। वो लिखते हैं कि उचित शब्दों का जो प्रयोग है वो भी बड़ों के सामने दरअसल ये आपके विचार और व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमेशा मीठा बोलो, सोच समझकर बोलो। और ऐसे ही एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जब भी बोलो सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते, पर इस शब्द के अनेक रूप हैं। यही शब्द कहीं औषधि का कार्य करता है तो कहीं घाव पहुंचाता है। शब्द किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण से लेकर उसकी छवि बिगाड़ने तक में खास स्थान रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात सलीके से कही जाए ना तो उसका असर भी कहीं ज्यादा होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि बड़ों को सम्मान करना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, थोड़ा मृदु आवाज में जवाब देना हर एक छोटे बच्चों की जिम्मेवारी है। सच्ची बात को भी बिना डरे सामने रखनी है। उनमें उसमें विवेक और वाणी का संतुलन हो तो बड़े भी उनको ध्यान से सुनेंगे। और ऑफ कोर्स इन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन और नमकीन के लिए कहा कि बड़ा बहुत फेमस है, जाना जाता है इसके लिए। बिल्कुल। और ये तो है बुआ जी। और कई बार ऐसा भी होता है ना मौसी जी की जब कोई बात नहीं बुआ जी भी कहोगे तो चल जाएगा। मैं जान रही हूँ कि तुम मौसी से बात कर रही हो बिटिया, बिल्कुल चिंता ना करो। अरे क्या करें आज वही है कि बार बार बुआ निकल रहा है, हमको याद कर रहे हैं। बहुत याद आ रही है। कई बार ऐसा भी होता है ना मौसी जी की जब बच्चे अधिक गुस्सा में होते हैं तब भी उनके मुंह से अपशब्द निकल जाते। तो ऐसे में यही है कि भाई गुस्सा कम करें और जब बहुत अधिक गुस्सा आए तो वहां से हट जाएं, लेकिन अपशब्द ना निकालें। तो मौसी जी अभी इस कार्यक्रम में एक अंतराल है, अंतराल लेते हैं, कुल लेते हैं, एक सुंदर सा गीत सुनते हैं।
तो भाई अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। लेकिन मैंने कहा था कि अंतराल के बाद एक गीत भी सुनेंगे। अरे तो बिल्कुल सुनने क्या? बिल्कुल, आपकी इच्छा, हम जरूर सुनाते हैं। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस-पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। मौसी जी बिल्कुल कहने सुनने की बात है तो भाई सोच समझ के कहें, ये श्रोताओं ने भी कहा और हमने सुना। और बात अब है कि साफ सफाई की, तो एक जो श्रोता है उन्होंने लिखा है कि बच्चों को आदत होती है कभी एक खिलौना उठाया तो कभी दूसरा और बिना देखे मुंह में डाल लिया, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और बच्चा बीमार पड़ जाता है। इसलिए इनको साफ करके रखना बहुत जरूरी है। तो भाई देखो ना, टूथब्रश और थोड़े से सिरके का उपयोग करने से बहुत अच्छे तरीके से ये खिलौने साफ होते हैं। ऐसे खिलौनों को साफ करने के सबसे आसान और बेहतर तरीका है इन्हें गर्म पानी में धोना। इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में कुछ आप डिसइंफेक्ट या शैम्पू आता ना बच्चों का, बेबी शैम्पू मिलाकर सभी खिलौनों को ना करीब आधे घंटे उसमें रख दें और टूथब्रश या कपड़े से उसे साफ कर दें, क्योंकि जैसा अभी तुमने बताया कि बच्चे खिलौनों को मुंह में भी ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बहुत ये चांसेस होता है कि उन्हें
कोई ना कोई बीमारी इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन ना लग और जाए। बिल्कुल बुआ जी, जैसे कि आपने बताया कि गर्म पानी में रखना है तो तुम जब मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है तुम्हें ये लग गया कि हाँ तुमने बुआ जी कह दिया, लेकिन मैं भी बुआ जी को बहुत याद कर रही हूँ, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। अब बुआ जी, मैंने कहा कि वो बहुत हिचकियां ले रही हूँ, कहीं बेचारी परेशान ना हो जाए, और ये सारी तुम इसके लिए जिम्मेदार रहोगी, ठीक है मनु पौरिया? जी मौसी जी। और जैसे कि पानी के लिए बोला ही आपने, तो उसमें क्या है, बिना बैटरी वाले जो खिलौने हैं ना, वो बैटरी वाले खिलौने नहीं डाल सकते, वो खराब हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए इसे क्या है कि आप थोड़े से जो रुमाल या कुछ आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप जैसे विनेगर मिला के जो है वो कपड़े डुबो लीजिए और उससे उसको साफ कर दीजिए। तो जो बैटरी वाले खिलौने, उसको इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। वैसे ही जो कहना चाहिए कि कठोर प्लास्टिक वाले हैं, उन्हें इस तरह के पानी में डाल के रगड़ के आप साफ कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्ट टॉयज होते हैं ना बुआ जी, जो फर वाले, मौसी जी, तो कपड़े वपड़े के जो बने होते हैं फर के, तो वो क्या है कि उसको ना आप वॉशिंग मशीन में भी आप धो सकते हैं। तो इस जिनके तरह पास वॉशिंग मशीन है वो वॉशिंग मशीन में धो लें, और अगर मान लीजिए बहुत से लोग हैं उनके पास न भी हो सकता है वॉशिंग मशीन, तो कोई बात नहीं, आप उसे एक बाल्टी में सर्फ या ऐसी चीज डालकर थोड़ी देर उसमें डाल के छोड़ दें, है ना? तो भी वो निकल जाएगा। बिल्कुल। और इसी तरह से लकड़ी के भी तो खिलौने होते हैं। हाँ, लकड़ी के खिलौने होते हैं, तो उसे भी आप सीधे पानी में डाल के नहीं धो सकते, तो उसे भी आप गर्म जो कपड़े हैं उसको भिगो लीजिए विनेगर में या ऐसा गर्म पानी में, और उससे आप पोंछ लीजिए, हाँ साफ कर सकते हैं, बिल्कुल। और अगर ऐसा लग रहा है कि खिलौने जो है तुरंत मतलब गंदे हो गए हैं और उन्हें तुरंत ही साफ करना है, तो वाइप्स होते हैं, वेट वाइप्स रहते हैं घर पे छोटे बच्चों के, तो उसे लीजिए और तुरंत उसको साफ कर दीजिए। आप सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं मौसी जी। सैनिटाइजर में थोड़े केमिकल्स होते हैं बिटिया, तो उसको मुझे लगता है कि या तो उसको साफ करने के बाद थोड़ी देर अलग रखें जिससे वो सूख जाए, क्योंकि वो केमिकल बच्चे के मुंह में जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, जो घर में माताएं हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और इसी तरह से विनेगर जो है आधा कप पानी, जो मैंने सिरका बताया, बिल्कुल सिरका विनेगर, तो वो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से प्लास्टिक के जो खिलौने, रबर के जो खिलौने आते हैं ना, रबर के खिलौनों को भी आप जो है वो गर्म पानी में डालकर आप साफ कर सकते हैं। साबुन पानी ले लीजिए, गर्म पानी ले लीजिए, उसमें ब्रश से रगड़ के आप आराम से उसे आप साफ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे इंटरवल्स पे करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने कहा, जैसा हम सब जानते हैं कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। ज़मीन में वो बैठते हैं, खेलते हैं, चाहे वो बिस्तर भी हो क्यों ना, तो और कई बार वो नंगे पैर भी होते हैं। तो खिलौनों को आप अत्यधिक इस पे ध्यान रखें, उसको साफ करते रहें। और शुरू से ये भी आदत माताओं को, बहनों को ये डालने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी चीज़ को मुंह में न लें। लेकिन बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, थोड़े समझदार हो गए तो उनको बताया जा सकता है दूसरे तरीके से, लेकिन फिर भी इन बातों का विशेष ध्यान जाना चाहिए। बिल्कुल। और मौसी जी, एक जैसे कि बच्चों के लिए बाथ टॉयज भी होते हैं, तो वो भी पानी में पड़े पड़े जो है उसमें फंगस लग सकते हैं, बिल्कुल। तो उन टॉयज को भी, उन खिलौनों को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, और कहना चाहिए कि उसको सुखा के रखिए। अगर धूप है तो धूप में दिखा दीजिए, तो इस तरह से जो इन्फेक्शन है उससे हम बच सकते हैं। वैसे बिटिया, मुझे भी ख्याल आया कि ये कितना मजेदार हो कि अगर छोटे बच्चों को, जिनको ये हम सिखा रहे हैं कि देखो ये खिलौना साफ तुम्हारे लिए किया जा रहा है, या खिलौना साफ रहना चाहिए, उसे मुंह में न लो, उन्हें खेल खेल में ये सिखाया जाए कि इस खिलौने को साफ कर लो तुम, है ना? तो उनको बहुत जहन में, ये उनके दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी कि भाई हमें खिलौनों को साफ रखना, अपने खिलौनों को भी साफ रखना है। बिल्कुल। तो एक गीत सुन ले। बिल्कुल। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा,
जो बनाई, टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े की गिराई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। टकबक 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 टकबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा जुलूस उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चढ़ता है मेहरूली में पर घोड़ा अपना अरबी है। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चढ़ता है मेहरूली में पर घोड़ा अपना अरबी है। बाँग छुड़ा के दौड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। रज्जो मौसी, अरे भाई वो दिन याद करो, मैं जो स्कूल के रंगारंग कार्यक्रम के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके पहले ही इतने सारे श्रोताओं ने बहुत सी अपनी बातें, स्कूल की बातें लिखी हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अपनी अपनी बातें, अपना अपना बचपन याद आ रहा होगा जब उन्होंने मंच पे कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए होंगे और कुछ ऐसी घटना घटी होगी। तो चलो ना हम शामिल कर लें उन संदेशों को। बिल्कुल रज्जो मौसी, और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भाई स्कूल के दिन कौन भला भूल सकता है, और फिर रंगारंग कार्यक्रम की बात ही कुछ अलग थी। मैंने 6वीं कक्षा में एक नाटक किया था जिसका सारांश था झूठ बोलने का सबक। मैं और मेरे सहपाठी करीब 2 महीने खूब मेहनत कर एनुअल डे में इस नाटक को उन्होंने प्रस्तुत किया और खूब वाहवाही बटोरी। क्या बात है, खूब प्रशंसा मिली। बिल्कुल मजा आता अगर उससे जुड़ी कोई घटना भी ये लिख भेजते कि कहीं डायलॉग भूल गए थे या कहीं कुछ वस्त्र में गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। मेन टाइम पे कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई जिसकी एंट्री है वो एंट्री भूल जाता है, तो हम स्टेज पे ही इंतजार करते रह जाते हैं। क्यों देना भूल गया, अपना डायलॉग देना भूल गया, ऐसी घटनाएं और याद रहती हैं बिटिया। एक संदेश है कि स्कूल में होने वाले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का भाव बढ़ता है। ऐसे कार्यक्रम अक्सर वार्षिकोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, किंतु अक्सर देखा जाता है कि पढ़ने वाले लड़के अक्सर ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं। ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन उन्हें लगता है कि इसमें बहुत समय जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। रिहर्सल्स होते हैं, प्रैक्टिस होती है और उसका मजा ही अलग होता है, उसका आनंद अलग होता है। याद कर रहे हैं आज, है ना? बिल्कुल रज्जो मौसी। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मैं स्कूल में जब भी रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता था तब मैं सिर्फ एक ही गीत गाता था। मैंने प्यार किया था, ये पगला है समझाने से समझे ना। तब मास्टर साहब बोलते थे, पगला तो तुम खुद हो, क्योंकि हर बार एक ही गीत गाते हो,
समझना तो पड़ेगा तुम्हें। और अगला जो संदेश मैं पढ़ने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही प्यारा संदेश। तो सभी प्यारे हैं, लेकिन ये जो भावना है उससे मैं अपने आप को जोड़ सकती हूँ। इन्होंने लिखा है कि स्कूल के रंगारंग कार्यक्रम का अलग ही उत्साह होता था। कार्यक्रम के लिए और कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए अगर शिक्षकों द्वारा अपने को सिलेक्ट किया गया तो उस समय की फीलिंग ऐसी होती थी जैसे कोई बड़ा पद और जिम्मेदारी दी गई हो, जिसे पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से पूर्ण करने की कोशिश करता था। कभी कभी किसी गलती पर डांट भी खाने को मिली, लेकिन कार्यक्रम के समापन के बाद किसी भी शिक्षक के द्वारा अगर सिर पर हाथ रखकर उनका आशीर्वाद मिल गया तो समझो खुद को धन्य मान लिया। क्या बात है। बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने अपनी भावना को यहाँ पे व्यक्त किया। तो बात तो बिल्कुल सही है। जब इतनी मेहनत करते थे, मतलब पढ़ाई के साथ साथ हम इसके लिए अलग समय देते हैं, जब रंगारंग जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो नाटक हो, गीत हो, डांस हो, नृत्य हो, तो ऐसे में अगर जब आप कार्यक्रम कर लेते हैं, उसके बाद आपको अगर उस काम की सराहना मिल जाए तो उसका अलग आनंद होता है। ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। बहुरिया, लेकिन आने वाले जो समय अभी आया है इसमें बहुत परिवर्तन हो गया। अगर याद करो, जो हमारा एक जमाना होता था, जो चीजें घर में उपलब्ध होती थी, हम उसी से अपनी तैयारी करते थे। जैसे लगता था ना एक त्योहार सा है और घर का हर सदस्य उसमें जुट जाता था, उसमें उसकी तैयारी में लग जाता था। वो चाहे उनको संवाद याद कराने हो, चाहे वो क्या पहनना है, क्या रंग रूप, क्या मेकअप करना है, कैसे करना है, कॉस्ट्यूम बनाना है, मतलब अलग ही कलाकृति देखने को मिलती थी। बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है आज के माहौल में। आज रेडीमेड सा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वैसे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि स्कूल में रंगारंग में कक्षा 5 में पढ़ा करता था, पर गांव के बाहर कक्षा 10 तक की स्कूल हुआ करती थी। शनिवार को उस स्कूल में हमेशा सभा हुआ करती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वहाँ कविता, गीत, कहानी का प्रोग्राम हुआ करता है, तो मैं वहाँ चला गया और मैंने एक हमारे प्रांत की मारवाड़ी भाषा में एक बहुत बड़ी और अच्छी कविता मैंने स्टेज पर बोली थी। कविता भी इतनी अच्छी थी कि सभी अध्यापकों ने मुझे धन्यवाद दिया। कविता का शीर्षक था महंगाई ने कमर तोड़ दी। मैं इसे अच्छी तरह से याद करके गया था, लेकिन मेरी कविता ने सचमुच सभा में गुलाबी रंग बिखेर दिया और मुझे अगली बार और आने के लिए कहा गया। अच्छा। और एक किसी श्रोता ने लिखकर भेजा है कि स्कूल में होने वाले वार्षिकोत्सव की तैयारी काफी समय पहले से ही शुरू हो जाती थी। साथ ही अंतिम कक्षा का विदाई समारोह भी किया जाता था। आज भी याद आता है कि जब हम 1975 में 11वीं क्लास में थे, तब हमें 10वीं क्लास की छात्राओं ने विदाई दी थी और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए थे। उनमें सामूहिक रूप से हमने भी भाग लिया था। स्कूल का अंतिम समारोह था हमारा, अतः सज धज कर साड़ियां पहनकर हम विद्यालय गए थे। कार्यक्रम के समापन पर सभी अध्यापिकाओं ने आशीर्वाद दिया था और हमने अपनी डायरी में हमारे उन अध्यापकों के ऑटोग्राफ लिए जो आज भी मेरे पास है। क्या बात है, सुंदर। यही तो याद रह जाती है। और बुआ जी, अगर पहले के समय के सांस्कृतिक या ये रंगारंग कार्यक्रमों की अगर हम बात करें, तो पहले जो लोक कला थी, जैसे कि गिद्दा, गरबा, ना, जैसे तरह के नृत्य होते थे, लोक नृत्य और कुछ ऐसे भी नृत्य होते थे जो संगीत जो अध्यापक होते थे वो खुद ही उन्होंने वो गाते थे और उस पर हम नृत्य करते थे। तो इस तरह के जो चीजें थी वो पहले हुआ करती थी ना। आजकल तो देखा जाए तो वो सॉन्ग लगा दिया, बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे हैं और इस तरह के, मतलब कहना चाहिए लोक जो गीत थे वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं। लोक गीत, लोक नृत्य, नाटिका, ये सारी चीजें बहुत हुआ करती थी और पूरी तैयारी। मुझे तो इस बात से ही खुशी होती थी, मजा आता था कि चलो लास्ट पीरियड जो है वो फ्री है, अब इसमें टाइम निकलेगा, ना कि क्लास में बाकी की पढ़ाई होगी। मुझे लगता है मेरे जैसे और भी बड़े विद्यार्थी रहे होंगे कि चलो प्रैक्टिस करने चलो ऑडिटोरियम चलो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे एक हमारे श्रोता ने लिखा भी है कि भाई स्कूल में होने वाले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का भाव बढ़ता है। ऐसे कार्यक्रम अक्सर वार्षिक उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, किंतु अक्सर देखा जाता है कि पढ़ने वाले लड़के, अच्छा
ये वाला संदेश मैंने ले लिया है। था। तो भाई खैर, और तो बात तो ये भी है, लेकिन रज्जू मौसी एक चीज है क्या कि भाई इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अब जब जुड़ते हैं तो बात आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है और आपका ज्ञान भी बढ़ता है। मतलब आप पुस्तक के अलावा जो आप चीजें, बाकी चीजें आप सीखते हैं। कई बार ऐसे जो संगीत सिखाने वाले शिक्षक हुआ करते थे जिनसे हम सुर का नॉलेज लेते थे, ज्ञान लेते थे, गीत सुना करते थे और गीत गाते भी थे। तो संगीत प्रतियोगिता होती थी, खेल प्रतियोगिता होती थी, शिक्षक दिवस हुआ करता था, बाल दिवस हुआ करता था, है ना। कई बार फेट लगते थे, वो मेला जिसे कहते हैं, आनंद मेला। तो उसमें तो घर से ही कुछ बना के लेके जाते थे। मम्मी से बोलते थे मम्मी हमको ये बनाना सिखा दो, तो हम जाके वहां पर लगाएंगे और स्टॉल लगाएंगे और कितने में क्या देना है। तो इस तरह से जो लेन देन की जो शिक्षा है वो भी मिल जाती थी। बिल्कुल। बसंत पंचमी याद है तुमको, कैसे हम पीले पीले कपड़े पहनते थे, है ना। और मुझे तो याद है बसंत पंचमी के पहले जो बेर जो मार्केट में आता था, वो हम नहीं खाते थे कि जब तक बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा नहीं हो जाएगा, उसके पहले वो कुछ फल नहीं खाया जाता था। अच्छा। अब ऐसी कोई मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। और रज्जू मौसी, और शिक्षक दिवस की बात करें तो बच्चे ही उस दिन साड़ी पहन के शिक्षक बन जाते थे और बाकी छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो ये वो समय जो था वो बहुत अलग था ना। बिल्कुल बिल्कुल। फेयरवेल पार्टी, जो विदाई पार्टी होती थी, जैसा अभी किसी ने लिखा है कि लड़कियां साड़ियां पहन के आई थी और सब अपने हिसाब से, हम लोग जल्दी जल्दी माँ की साड़ी पसंद करते थे, कौन सी साड़ी पहने या कौन सा कपड़ा पहनना है, नहीं। और लड़के भी उस हिसाब से। तो वो सारी जो चीजें हैं वो आज भी बहुत याद आती हैं और बहुत से लोगों ने याद करके अपने वो हमारे साथ साझा किया है अपने अनुभव। बिल्कुल। तो एक गीत सुन ले मौसी। रेशमी सलवार
रज्जू मौसी, अब एक अंतराल ले लेते हैं, फिर अब मिलते हैं। बिल्कुल।